मान्यवर कांसीराम साहब ने बीजेपी से गठबंधन किया था। आज मोदी जी आज भी कह रहे थे कि हमको परिवारवाद खत्म करना है। लालू जी की फैमिली है, मुलायम सिंह यादव की फैमिली है, स्टालिन की फैमिली है, शिबू सोरेन की फैमिली। तो आप गठबंधन कर लीजिए, वो तो किससे? बीजेपी से। वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। हमें राजनीति का छूत नहीं होना चाहिए। फिर उसकी गलती नहीं भुगती क्या मान्यवर काशीराम साहब ने? उसी गठबंधन की वजह से तो ये हुआ था। 95 में जो हुआ उसके बाद आरएसएस के लोगों ने पैसा नहीं कमाया, बीजेपी के लोगों ने। उन्होंने रूट लेवल पे जो उनकी जड़ें, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ के जय श्री राम, वो जो जड़ें रूट लेवल पे आरएसएस की खत्म हो गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी जमानतें जब्त होती थी, वो उन्होंने वो की, मजबूत की। तो मैं गलती नहीं करने के मूड में हूँ ना, मैं कोई मौका नहीं दूंगा कि बीजेपी को, आरएसएस को मेरी वजह से फायदा हो। आज मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है और मेरे साथ चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं। उनकी पार्टी का नाम आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम है। वो क्लेम करते हैं कि मैं कांसीराम के बाद बहुजन आंदोलन को अब घर घर ले जाऊंगा। आज ही के दिन उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की थी, तो उस पर भी बात करेंगे। और यूपी चुनाव हो, आगे की क्या रणनीति है। ये तो तय है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, वो इस युवा नेता को एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आज मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है जी। और मैं एक तस्वीर देख रहा था कि उनकी तस्वीरें लालू यादव के साथ है, मुलायम सिंह यादव के साथ है, चौधरी चरण सिंह के साथ है, और 412 सीट जीत के आई थी राजीव गांधी की सरकार, और अगले बार वो खेल से बाहर थे। चंद्रशेखर आज़ाद रावण की अब आगे की भूमिका क्या होगी? देखिए, कुछ तस्वीरें आपने छोड़ दी है। जैसे उनकी तस्वीर ताऊ देवीलाल साहब के साथ भी है, उनकी तस्वीर प्रकाश सिंह बादल जी के साथ भी है। बहुत तस्वीरें हैं उनकी, क्योंकि वो तस्वीरों में नहीं, उन्होंने काम किया है। और वो उनका एक स्लोगन था कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती हैं। आज अगर हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए और उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए रास्ते खोले। उन्होंने हमें वास्तविकता में बहुजन राजनीति, बहुजन आंदोलन और बिखरा हुआ समाज कैसे इकट्ठा होकर हम लोग ताकत बन सकते हैं, कमज़ोर लोग भी कैसे ताकत अर्जित कर सकते हैं, गरीब शोषित वंचित समाज के लोग किस तरह से अपनी लोकतंत्र में अपने योगदान को अदा करके वो शक्तिशाली बन सकते हैं, ये उन्होंने हमें सिखाया। तो आज पार्टी का स्थापना दिवस भी इस अवसर पे पूरी दुनिया में रहने वाले उनके फॉलोवर्स, बहुजन आंदोलन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति को मानने वाले लोगों का मैं को जो है बधाई देता हूँ, उनके लिए मंगल कामनाएं पेश करता हूँ। और भविष्य के लिए राजनीति मैं समझता हूँ कि कुछ सीख मिली है, कुछ धोखे मिले तो कुछ सीख भी मिली। और हमने प्रयास किया, चुनाव हम लोग लड़े, जितनी हिम्मत थी हमसे, क्योंकि हमारा नया दल है। पहली बार में चुनाव सिंबल भी नया था, लोगों तक पहुंचाना भी था। फिर दूसरा, संविधान पे भी खतरा है, तो तमाम तरह से ये भी बातें थी कि भाई जब हम फील्ड में जाते थे, लोग ये संदेश हमसे ज़रूर कहते थे। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, सच कहना ज़रूरी है कि भाई इस बार हम आखिरी बार जो है ना बसपा को आजमा लेते हैं। तो इस बार क्योंकि एक संदेश ये कहा कि 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है, तो इसलिए जनता ने इस बार हम पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया, उन्होंने उनको मत दिया। ये वही वोट है जिस वोट को हमें आगे और तैयार करना, प्लस इसमें ऐड करना है। जीतने के लिए उनसे ज़्यादा वोट चाहिए जो विपक्ष के लोग हैं। आज तो 1 लाख के करीब में विधायक जीतता है, तो ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है। एक चीज़ समझ में आई, 5 साल ही राजनीति करनी पड़ेगी, 5 साल ही संघर्ष करना पड़ेगा। काशीराम साहब का, पुरानी मूवमेंट के लोग ये कहते हैं कि भाई सड़क पे जाओगे तो आंदोलन करोगे तो जेल चले जाओगे। मैंने तो मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ा देखा, उन्होंने तो खुद बहुत आंदोलन किए, वो बरेली जेल में भी रहे, उन्होंने दिल्ली में भी आंदोलन किया, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए भी आंदोलन किया। तो काशीराम साहब ने तो ये कहा कि सत्ता संघर्ष से मिलती है। ये आपको कहते हैं लोग कि आंदोलन से पीछे हट जाओ, या ये BSP के लोग कहते हैं? नहीं, वो बीएसपी के लोग इस बात को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रोल करते हैं कि भाई ये लोग आंदोलन करते हैं, मुकदमे लगते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई बिना आंदोलन के जब आप सत्ता में नहीं है तो फिर आप अपनी बात को कहेंगे कैसे? क्योंकि मान्यवर साहब का तो पूरा जीवन ही आंदोलन में हाँ, यहाँ रेप होता है, हत्या होती है, ऐसे मतलब संगीन मामलों पे भी FIR नहीं दर्ज होती, तो आदमी करे क्या? क्या मतलब ये सोच के कि आज भी संविधान से पुराने वाला समय है कि न्याय नहीं मिलेगा, घर बैठ जाए? तो मैं भी मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं समझता हूँ कि बिना संघर्ष के सत्ता नहीं मिलेगी, और सत्ता आंदोलन जो है ज़रूरी है, जिससे कि जो सरकार गलत कर रही है वो आम जनता के बीच में जाए। 2024 में अब अगला आपके पास चुनाव सामने आ रहा है, क्या रोड मैप है आपका? शंभू भाई, पहला रोड मैप ये है कि बहुजन समाज में जो नकारात्मकता पुराने आंदोलन के बिखराव की वजह से आ गई है,
उनके अंदर सकारात्मकता का भाव लाना है, उनको बताना है कि बहुजन अगर अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने आंदोलन को जिम्मेदार से चलाए, कुछ थोड़ा सा त्याग करे भौतिक सुखों का और आगे बढ़ने का प्रयास करे, भाईचारा बनाए। जब तक बहुजन में भाईचारा नहीं बनेगा, राजनीतिक भाईचारा नहीं, सामाजिक भाईचारा, तब तक आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। वरना तो चुनाव के समय जब धर्म की आंधी चलेगी तो वो वोट जो है ना हिंदू मुसलमान के नाम पर डाइवर्ट हो जाएगा, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए वैचारिक दृष्टिकोण से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो आंदोलन है, वैचारिक रूप से वो गांव-गांव तक उसको पहुंचाना है और उस आंदोलन के जरिए बहुजन समाज के लोगों में ताकत जो है ना बनानी है। उस ताकत के जरिए इस संघ की जो है जड़ें जो हैं, जो धार्मिक जड़ें उन्होंने गहरी कर ली, जो राजनीति में धर्म का उन्होंने जो मिश्रण कर दिया है, उन धर्म की जड़ों को चोट करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आज अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि पोस्टल बैलेट जो है उनको 51% मिला और वोट उनको 31% मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, आप भी एक कंटेंडर थे, आपका भी एक ट्वीट आया था कि गोरखपुर में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। आपको भी लगता है कि ईवीएम वाला जो मसला है, जो आम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से बात करते वो सीधा कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, बदले गए हैं इसलिए चुनाव योगी जी जीते? देखिए, हम तो काफ़ी लंबे समय से कह रहे हैं, लेकिन मुझे याद है कि ये दल सिर्फ चुनाव के रिजल्ट के बाद ही कहते हैं। 12 में भी रिजल्ट आया तो इस तरह की कुछ बयानबाजी हुई थी, 17 में भी रिजल्ट आया तो इस तरह की बयानबाजी हुई थी और ये भी कहा गया कि हम आंदोलन करेंगे, 11 तारीख को आंदोलन होगा, ये होगा, फिर 2 महीने के बाद कुछ भी नहीं। बेसिकली सच ये है कि आप 6 महीने में जाकर चुनाव लड़ते हैं और आप ये कहते हैं कि आप जीत जाएंगे। मैंने जो कहा, मेरे पास कोई एविडेंस थे। क्या एविडेंस थे? कि 35 साल की एक महिला जो मुझे बूथ पे मिली, जिसका वोट जो है पोस्टल बैलेट पेपर से डाला गया, उसका कहना यह था कि मैंने वोट नहीं डाला। मैंने उससे पूछा कि क्या आप सरकारी कर्मचारी, तो उसने मना कर दिया। ना वो वृद्ध थी, ना विकलांग थी, ऐसे कई वोट उसमें थे। तो बीजेपी के लोगों ने वोटों की चोरी तो की है। ये मतलब बदली वाली जो तस्वीरें आई 8 तारीख की रात, 9 तारीख की रात, उस पर क्या कहें? हाँ, ईवीएम तो वो बीजेपी के लोग सभी चुनाव में उन पर काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार ईवीएम फेयर नहीं है। जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ इलेक्शन होते हैं उन लोगों ने ईवीएम को नकारा है, हमारे देश में होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई, इसके खिलाफ आपके पास कोई योजना भी है? 4 दिनों में लगभग 1 लाख कॉल मुझे आए हैं, उसमें मैक्सिमम लोग जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ कोई मैसिव प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता है? क्या चंद्रशेखर रावण को लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आंदोलन किया जा सकता है? चलो आंदोलन कर लेंगे फिर, और ये राजनीतिक दल क्या राजनीति करना बंद कर देंगे? इनको चुनाव ही लड़ाना है मुझे। मैं तो अब अपने बहुजन समाज को भाईचारा बना के उनको उनमें जो है ना उनकी जड़ें मजबूत करना चाहता हूँ। मैं तो पहले सामाजिक आंदोलन के जरिए उनको एकजुट करके और उनको जो है ना अपना संगठन विस्तार करना चाहता हूँ। बूथ कमेटियाँ, विधानसभा कमेटियाँ, ये सब चीज़ें दुरुस्त करना चाहता हूँ। आंदोलन भी तो मजबूत होना चाहिए ना। आप ही भी कह रहे हैं ना, 2 अप्रैल जैसा आंदोलन हो जाए, सरकार पर असर पड़े, राजनीतिक दल साथ नहीं देंगे, ये तो घर बैठ जाएंगे। तो अगर आंदोलन भी करना है तो आंदोलन से पहले जनता को तैयार करना, जनता में इसका वो विरोध पैदा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग पहले अपने संगठन पर और ज़मीनी लड़ाई को मजबूत करने पर ध्यान देंगे, बहुजन समाज बनाएंगे, भाईचारा बना के, और फिर कोई भी आंदोलन करना पड़े। ईवीएम को भी मैं कहोगे तो मैं समाज कहेगा तो ईवीएम पे भी आंदोलन करेंगे। लेकिन ईवीएम से ज़्यादा हमें 24 घंटे की राजनीति करने वाली बीजेपी को सुबह 5 बजे के उठ के शाखा चलाने वाले लोगों को जवाब देने के लिए अपने आप भी उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा। चुनाव 6 महीने पहले लड़ के चुनाव नहीं जीते जाते, 5 साल तैयारी करके तब चुनाव जीते जाते हैं। और अब कंटेंट बदल गया है, अब वोटों गिनती 50,000 विधायक नहीं बनता, 1-1 लाख चाहिए। तो ज़्यादा बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर उनसे जीतना है। कांसीराम साहब की बात हो रही थी, मैं वही तस्वीर पर आया था। वो हर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं से मिलते थे और वो एक अलायंस के पक्षधर थे। आप इसके पक्ष में हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं वो अति महत्वाकांक्षी होते हैं, वो कोई भी सेक्रीफाइस के लिए तैयार नहीं है। और नतीजा ये है कि अब 2 ही राज्य में कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री, गैर सवर्ण पार्टी वाला बचा हुआ है, एक JMM गठबंधन में और एक स्टालिन। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा था, कई धोखे तो खा चुके हैं। आपने कहा कि भाई अलायंस का प्रयास करें, तो हमसे ज़्यादा अलायंस तो झुक के किसी ने करने का प्रयास नहीं किया होगा उत्तर प्रदेश में BSP उसको बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए। मुझे नहीं लगता मुझसे ज़्यादा कुछ मेरे जैसा व्यक्ति जो झुकाव ले सकता है, जिसको खुद विधायक बनने की परवाह नहीं है, खुद मंत्री और MP बनने की परवाह नहीं है, उसका अब आज रो रहे हैं, आज पछता रहे हैं। आज हमसे फ़ोन करवा कहते हैं कुछ लोग कि भाई गलती होगी उनसे, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। हमने तो प्रयास किया था, आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, कई सीटें कितने अंतर से आ रहे हैं। इसको ग्रीवांसेस समझ रहे हैं, इसको आगे बढ़ाना है, मनमुटाव रहेगा, या फिर से एक मतलब आप लोग आपस में, चूंकि मैक्सिमम मैं रिप्रेजेंटेशन हूं जनता खाए। हम यूपी के दोनों बहुजन समाज के बड़े दलों से बात किए, पछताते रहे, वो हमें कमज़ोर समझ के इग्नोर करते रहे। हम लड़ाई लड़े जितनी हमें हिम्मत थी। हमने जो प्रदर्शन हम पहली बार में कर सकते थे, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया। हम मुख्यमंत्री के सामने, जहाँ उनकी हैसियत नहीं होती, दूसरे लोगों की लड़ने की बहुत ताकतवर लोग, वहाँ हम जाके लड़े।
हमारा प्रयास फिर रहेगा, लेकिन पहले हम अपनी जड़ें मजबूत करेंगे कि ये जो ऊपर बैठे हुए लोग, स्थापित लोग हैं, ये हमें इग्नोरेंस में नहीं, अब उनको भी ये सोचना चाहिए कि अब जनता ज़्यादा दिन तक उनके पीछे नहीं खड़ी रहेगी। 2-2 बार जो लोग हार चुके, 3-3 बार, अब जनता उनके पीछे नहीं खड़ी रहेगी। मेरा एक सवाल वही है जो हमेशा आपसे अब ये रहता है। जनता से भी मैं कहना चाहता हूँ ना, कब तक इन पे जो है, जो डीलर और लोडर, इन पे कब तक भरोसा करोगे? लीडर पे भरोसा करना सीखो ना, जो काम कर रहा है उसको मौका दो ना। मेरा वही सवाल है, एक जो लोगों की अपेक्षाएं हैं आपसे, वोट में क्या होगा, हार जीत, बाबा साहब भी चुनाव हार जाते थे, काशीराम साहब भी हारे। हार जाते, जो लोगों की उम्मीद है, जो आपसे लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि जहां मुसीबत वहां रावण, उस भूमिका को लेकर क्या कोई तब्दीली होगी? नहीं, कुछ कोई आपको तब्दीली नहीं। आपको लग रहा है कि रिग्रेट फील हो रहा है कि लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं अब लोगों के सुख दुख दर्द में शामिल नहीं रहूंगा? मतलब ही नहीं बनता, मेरा तो काम ही यही है। और वोटों की लड़ाई हमने लड़ी नहीं ना, हमने तो वो लड़ाई लड़ी। देखिए, हम एक चीज़ आपसे बताते हैं शंभू भाई, कि अब तो आप अपने चैनल पे चला पाए नहीं चला पाए, क्योंकि प्रेशर है ना बहुजन मीडिया पे बहुत, लेकिन कह देते हैं। हमने बहुत दिन पहले कहा कि पिछले राजपाट को एक पुष्य मित्र सिंह ने ख़त्म कर दिया, और जो दूसरा राजपाट है उसको दूसरे पुष्य मित्र सिंह ने ख़त्म कर दिया। और हम बहुत दिन से कहते रहे, चिल्लाते रहे, हमें एजेंट कहा गया। आप अपने आप चेक कर लो, किसने एजेंटगिरी की, किसने धोखे में रखे सारे, उसका नाश करवाया। और उससे भी बड़ा छोड़ो, आपने आंदोलन को बिल्कुल जीरो कर दिया। आपने मूल, जो आंदोलन का मूल था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको छोड़ा। आपने परिवारवाद पैदा किया, आप आंदोलन की बात करते हैं। आप मेरे ऊपर चंदे का आरोप लगाने वाली पार्टियों के लोगों के शीर्ष नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपके भाई और उनका क्या क्या योगदान है, वो जो आज शीर्ष पदों बैठे हुए हैं, उनका क्या क्या योगदान है? मैंने तो 16 महीने जेल काटी, उनमें से कितने एक दिन में जेल काटी हो तो बताओ। उसके बाद मैं तो उसके बाद तिहाड़ में 2-2 बार जेल रहा। इसी मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। मुझे कब तक गरीब के बेटों को एजेंट कहोगे? उनसे भी पूछो जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना के बिठाया हुआ, उनका क्या योगदान है? वो जो आज जो है गरीब इस पार्टी में धक्के खाता मर गया है। तो मेरा कहना यही है कि पिछले आंदोलन का नाश हुआ, मैं अपने कार्यों को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल कमजोर वर्ग के लोगों को समझ आ जाएगा उनका वास्तविक देशी तो कौन। मान्यवर कांसीराम साहब ने बीजेपी से गठबंधन किया था, आज मोदी जी आज भी कह रहे थे कि हमको परिवारवाद खत्म करना है। लालू जी की फैमिली है, मुलायम सिंह यादव की फैमिली है, स्टालिन की फैमिली है, शिबू सोरेन की फैमिली, तो आप गठबंधन कर लीजिए, वो तो बीजेपी से। वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल, हमें राजनीति का छूत नहीं होना चाहिए। फिर उसकी गलती नहीं भुगती क्या मान्यवर काशीराम साहब ने? उसी गठबंधन की वजह से तो ये हुआ था 95 में जो हुआ। उसके बाद आरएसएस के लोगों ने पैसा नहीं कमाया, बीजेपी के लोगों ने, उन्होंने रूट लेवल पे जो उनकी जड़ें, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ के जय श्री राम, वो जो जड़ें रूट लेवल पे आरएसएस की ख़त्म हो गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी जमानतें जब्त होती थी, वो उन्होंने वो की, मजबूत की। तो मैं गलती नहीं करने के मूड में हूँ ना, मैं कोई मौका नहीं दूंगा कि बीजेपी को, आरएसएस को मेरी वजह से फ़ायदा हो। मैं विपक्ष में रहना पसंद करूंगा, लेकिन उनके साथ गठबंधन में नहीं जाऊंगा। लेकिन हम इतनी मेहनत करेंगे कि बहुजन समाज ही उनको अपनी वोट से नकार दे। तो आपकी जो राजनीतिक आइडियोलॉजी है मंडल वर्सेस कमंडल, क्या आप कभी किसी की पिछड़ा, हाँ वही मंडल बनाम कमंडल, और मंडल जीतेगा। जिस दिन मंडल के आंदोलन के सिपाही लड़ने के लिए तैयार होंगे, उस दिन मंडल जीतेगा। कमंडल के लोग इसलिए आए क्योंकि कमंडल के लोग 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं। मंडल के लोग घर में पड़ के आराम से सो रहे हैं। मंडल के लोगों की जिम्मेदारी है कि अपना वैचारिक संगठन खड़ा करें, अपने जो लोग काम करें उनकी मदद करें, ज़मीनी तौर पे अपनी तैयारी करें। वो जो नौकरियां जो उनको मिली है मंडल की वजह से, संविधान की वजह से, उनको ना भूलें। तो ये मंडल वर्सेस कमंडल का आंदोलन दोबारा खड़ा करना है 15 बनाम 85 का। और लाइन खींच के कह रहा हूँ कि 15 बनाम 85 का ही रहेगा, 15 बनाम 85 का ही रहेगा, और 15 बनाम 85 का ही रहेगा। और ये 85% बहुजन समाज इस देश का शासक बनेगा। इसकी तैयारी के लिए हम लोग मैदान में उतरेंगे और 15 दिन मांगे। 15 दिन के बाद 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहूँगा। समाज जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ चंद्रशेखर खड़ा दिखा देगा। चुनाव वही अगड़ा बनाम पिछड़ा, जिनको मौका मिला उत्तर प्रदेश में वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आया कि अगड़ा पिछड़ा है क्या। वो तो अगड़ों के सवर्ण, पिछड़ों के सवर्ण है वो। हम शोषित वर्ग से आते हैं और हमने अन्याय देखा, गरीबी देखी, जातिवाद देखा, तमाम तरह की तानाशाही देखी। हमने निर्दोष होते हुए जेल काटी 2-2 साल, हमने लाठियाँ खाई पुलिस की। हमें पता है कि गरीब का दर्द क्या है, और उनमें से किसी कुछ नहीं होने वाला। महल वालों से तकलीफ अगर होगी, अन्याय किसी को तो चंद्रशेखर जा खड़ा होगा। 5 साल पहले देखा हो तो बता दो उनमें से किसी को। चलिए, आज आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का स्थापना दिवस था, मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन भी है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट भी होना पड़ेगा और सड़क का नेता भी चुनना पड़ेगा। ये मेरी निजी राय है, आप लोग मुझसे सहमत हैं, असहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, कोई अगर आपसे पूछे कि 85 बनाम 15 कोई आंदोलन चला रहा है, तो आप ये समझ सकते, आज़ाद समाज पार्टी बहुत छोटी पार्टी है। हमारी पार्टी अभी आई है, नया काम है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 15 बनाम 85 की लड़ाई लड़ने वाला कोई है।
आप ये भी कह सकते हैं कि अगड़ा बनाम पिछड़ा जो मंडल वर्सेस कमंडल का आंदोलन है, एक आदमी है जो मंडल के साथ खड़ा है, जो कमंडल के साथ कभी नहीं जाएगा। आप कह सकते हैं, मैं आपको अधिकार देता हूँ, क्योंकि मैं जाने वाला ही नहीं। हम गरीब के बेटे जरूर हैं। इनको लगा ताकतवर लोगों को, स्थापित लोगों को, कि इसको अकेला छोड़ो, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ हूँ। गरीबी को देख के जो है ना, गरीबी को सह के आगे निकल के आऊँ। इस गरीबी की जड़ें काटेंगे, सामंतवाद मनुवाद की जड़ें काटेंगे, और वो जो मिट्टी इस देश की जिसको सोना कहा जाता था, सम्राट अशोक का भारत, वही भारत बनेगा। उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए हम तैयार हैं। बहुजन में भाईचारा बनाएंगे और नई लीडरशिप तैयार करेंगे, काम करने वाले लोगों को मौका देंगे, और जो लोग स्थापित दल के लोग हैं या उनसे जो आने वाले लोग हैं उनको भी जय भीम करेंगे। अब नई तरह से काम करने वाले लोगों का आंदोलन तैयार करेंगे। तो ऐसे चंद्रशेखर रावण अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।